तो बोले नहीं, मैं जब भी सोकर उठता हूँ, मतलब नींद से जब मैं जागता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अरे बाप रे। तो आई वॉज रनिंग आफ्टर वन एंड अदर वॉशरूम्स और नॉकिंग द डोर एंड आस्किंग अंकल आर यू देयर, अंकल आर यू देयर। फिर अंकल को मैंने बुलाया बाहर, हम लोग आए। बाय द टाइम वी रीच टू द बस पार्किंग, मेरा ड्राइवर मुझे छोड़ के चला गया था। जब अंकल का मोबाइल फोन गायब, अंकल का पासपोर्ट गायब, बाप रे। सब कुछ अंकल उसको दे के आए थे। वाह। तो मैंने अंकल पूछा, आप कहाँ गया आपका 81 ईयर्स का एक्सपीरियंस? और लिटरली मुझे हिप्नोटाइज किया गया था। अरे बाप और रे। हिप्नोटाइज करके मेरे पास से सारी चीज़ें लेकर गए थे लोग। तो पूरे क्रू ने और वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, जो पास पास में उनके काउंटर्स थे, वो सारे लोग खड़े होकर मेरे लिए ताली बजा। उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि वो जिस भी टूर से या होटल से वो चेकआउट करके निकलते थे, वो अपने रूम में जो घड़ी रहती थी, क्लॉक, वो अपने बैग में पैक करके निकल गया। लेकिन अराउंड 3-4 साल बाद मेरे घर पे मेरे लिए एक लेटर आया। तो मैंने वो लेटर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो लेटर उन अंकल ने भेजा था। तो उसमें ये लिखा था कि हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द सफ़र ट्रैवल्स प्रेजेंट ट्रैवल स्टोरीज। सो ये है एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने डिस्कस किया कि टूर मैनेजर की जर्नी कैसी थी। सो ये एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि उसने अभी 22 साल के करियर में ऐसे कौन से फनीएस्ट और क्रेजीएस्ट मूवमेंट एक्सपीरियंस किए। ओके, सो वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सुबोध। थैंक यू मनोज। सो हमें जानना बहुत अच्छा लगेगा ये एपिसोड में कि आपने इतना 22 साल का लंबा चौड़ा मतलब स्पैन है, जो मुझे बोलना भी नहीं है हो रहा है बट स्टिल कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं जी, जिसमें ग्रुप पे ऐसे लोग आते हैं कि जिनकी यादें आज भी हमें निकाल के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या इट्स अ फनीएस्ट मोमेंट। एक्चुअली सो ऐसे कुछ किस्से हैं आपके पास? जी, किससे तो वैसे सुनने जाओ तो फिर बहुत सारे एपिसोड करने पड़ेंगे हम लोगों को लेकिन कुछ उसमें हाईलाइटेड ऐसे कुछ किस्से हैं जो कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जिसमें आपको यू रिमेंबर दो सीन्स फॉर मेनी मोर ईयर्स। सो ऐसा एक बार हुआ था मेरे करियर में। मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा था और मेरे टूर पे एक अंकल आए हुए थे, बुजुर्ग थे, करीबन 75-76 ईयर्स उनकी एज रहेगी। वो ट्रैवलिंग ऑल अलोन। तो शुरू में पहले 2-3 दिन हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलप करने के लिए लोगों के साथ में, कनेक्ट होने के साथ, और फिर एक कनेक्ट बन जाता है। फिर धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है कि भाई ये इंसान, ये पर्सनैलिटी ऐसी है, वो पर्सनैलिटी वैसी है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है हमें घुलने मिलने में। तो ऐसे ही एक अंकल आए हुए थे, उनका नाम मुझे आज भी याद है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। बट हर रोज़ ऐसा होता था कि मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट के टाइम में हम लोग यूजुअली ब्रेकफास्ट हॉल में पहुंच जाते हैं सबसे पहले, फिर धीरे धीरे हमारे गेस्ट आना शुरू करते हैं। बट दिस जेंटलमैन वाज मिसिंग ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट। ये महाशय आए ही नहीं थे। तो मैंने देखा, अरे सब लोग तो आए हुए, ये नहीं आए हुए। तो आई कॉल्ड हिम इन हिज रूम। तो सामने से उन्होंने फ़ोन पिक किया। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज सुबोध, मैं आपका वेट कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ही रिप्लाइड, हु सुबोध, हु आर यू? तो इनिशियली आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा कि अरे नहीं, हो सकता है कि याद नहीं है नाम, तो पॉसिबल है कि भूल गए होंगे शायद। तो मैंने उनको याद दिलाया, अरे सर आपका टूर मैनेजर। ओके 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 ओके, मैं आ रहा हूँ। तो आए, ब्रेकफास्ट वगैरह किए, फिर उसके बाद भी टूर वगैरह शुरू हुआ नॉर्मल। फिर शाम को पूरा प्रोग्राम खत्म करके हम लोग आए रूम पे। मैंने उनको बाय बाय कह दिया, वो रूम पे चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन सेम इंसिडेंट रिपीटेड। तो मैंने फिर से कॉल किया, फिर से सामने से मुझे वही क्वेश्चन पूछा गया, भाई हु आर यू? उस वक्त मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया, भाई ये क्या चल रहा है। फिर दूसरे दिन भी हो गया वो नॉर्मल, वहाँ से सब कुछ प्रोग्राम खत्म करके थर्ड डे मॉर्निंग आल्सो सेम थिंग हैपन कि भाई मैं उनको फ़ोन करूँ, वो मुझे सामने से सवाल पूछे कि भाई कौन है आप, और मैं अपना परिचय दूँ, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। बट देन हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो यू हैव टू टेक अ फ्लाइट। तो मेरे ख्याल से हम लोग कुछ मेलबर्न से केन्स की तरफ आ रहे थे। तो हमारा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था मॉर्निंग में। तो पैक ब्रेकफास्ट लेके हम लोग को निकलना था। तो मैंने बोला हुआ था कि भाई सब लोग आएंगे ये टाइम पे, और बॉक्स ब्रेकफास्ट लेके हम लोग निकलेंगे। तो मैंने एज यूजुअल मॉर्निंग का कॉल वगैरह सेटअप किया, अंकल को कॉल किया। तो अंकल ने अगेन मुझे सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई हु आर यू, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी सो अर्ली इन द मॉर्निंग? सो आई वाज लाइक, अरे ये क्या सीन है। तो मैं अंकल को फिर से बोला, अंकल इज देयर एनी प्रॉब्लम, या आप मुझे बार बार मुझे नाम क्यों भूल जाते आप? नहीं कुछ नहीं, वो मेरे थोड़ा बुढ़ापे की वजह से हो जाता है ऐसे, उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप।
नीचे आ गए अंकल। फिर अंकल हम लोग ने फ़्लाइट वगैरह बोर्ड किया और फ़्लाइट कुछ 2 घंटे का फ़्लाइट था। तो जैसे हम लोग फ्लाइट से नीचे उतरे, अंकल स्टार्टेड वॉकिंग। मैंने उनको देखा वो जा रहे। यूजुअली हम लोग सारा ग्रुप असेंबल करके फिर लेके जाते, बट अंकल वेंट अहेड। तो मैंने देखा चलो जा रहे हैं। फिर वो बैगेज बेल्ट के पास में अंकल मुझे मिले, वो ऐसे खड़े देख रहे उधर उधर। मैंने उनको जाके पूछा अंकल क्या हुआ, बैग लो चलो जाना है बस की तरफ। एंड देन ही अगेन आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, हु आर यू। ये क्या है भाई। फिर मैंने अंकल को पूछा अंकल ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या कर क्या रहे हो आप, पर रोज आप मुझे वही सवाल पूछते हो। तो फिर बोलते हो नहीं अरे वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब क्या प्रॉब्लम है वो तो बताओ एटलीस्ट। तो बोले नहीं मैं जब भी सोकर उठता हूँ, मतलब नींद से जब मैं जागता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अरे बाप रे। तो मैंने कहा भूल जाते ये तो बीमारी है, भूल जाते हो मतलब क्या। नहीं वो भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं तुमसे रोज पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। एक बार तुमने अपना नाम बता दिया मुझे सब याद करता हूँ मैं, फिर मुझे सब याद आता है। तो मैंने बोला ये तो प्रॉब्लम है अंकल, ये आपको ऐसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए इस उम्र में इस बीमारी के साथ। तो नहीं नहीं वो बाकी सब नॉर्मल है मेरा, खाली में इतना ही है। तो मैंने बोला आप सोना नहीं, फिर पूरे टूर में आप सोना मत, अगर सो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं 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 मैं अभी ध्यान रखूंगा। फिर मैंने वो सारा उनका कंडीशन जो था मैंने ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया। फिर मेरे ग्रुप मेंबर्स भी उनका ख्याल रखने लगे कि भाई अंकल चलो अच्छी बात है, ये आपको थोड़ा संभालेंगे हम लोग। हम लोग केन्स पोर्शन खत्म करके हम लोग सिडनी में गए। तो सिडनी में हम लोग उस टाइम पार्लियामेंट हाउस विजिट करते थे, कैनबेरा में जाके। तो हमने पार्लियामेंट हाउस में हम लोग गए और हमें बस से वापस सिडनी जाना था 300 किलोमीटर्स का ट्रैवल करके। तो मैंने अंकल को बोला अंकल प्लीज़ यूज़ वॉशरूम, स्ट्रेट अवे गो टू द बस। हम लोग ऊपर वापस निकले। हाँ यस यस यस। अंकल पता नहीं कौन से वॉशरूम में चले गए, पूरा ग्रुप आया, अंकल नहीं आ रहे। तो मैं अंकल को ढूंढ रहा हूँ किधर गए किधर गए किधर गए। बाद में मुझे याद है वो वॉशरूम गए हुए थे। तो अभी मैंने सोचा पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे वॉशरूम्स ही इतने हैं कि पता नहीं कौन से वॉशरूम में बैठे होंगे, तो उनको ढूंढने में कितना टाइम और जाएगा। तो आई वॉज रनिंग आफ्टर वन एंड other washrooms or knocking the door and asking uncle are you there, uncle are you there। तो और जब भी कभी आपके पास में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, तो आपको पहले चक्कर में कभी आपका गेस्ट मिलता ही नहीं है, कोई और ही मिलता है। तो मैं जिस भी वॉशरूम पे नॉक करूँ अंदर से आवाज आए व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी काइंड ऑफ। तो फिर फाइनली मुझे अंकल मिले। मैंने अंकल को बोला अंकल अंदर से आवाज आया हु आर यू। तो मैंने रियलाइज कर लिया कि अंकल को फिर से शायद वॉशरूम के सीट पे बैठे बैठे सो गए। फिर अंकल को मैंने बुलाया बाहर, हम लोग आए। बाय द टाइम वी रीच टू द बस पार्किंग, मेरा ड्राइवर मुझे छोड़ के चला गया था। अरे बाप रे। सो आई वाज लाइक, मैंने ड्राइवर को कॉल किया what the hell, how can you leave me behind? So he was typical Aussie. He said, "By time is money for me. I asked you to report by 4. This is 4:20 already. 20 minutes late. I cannot wait for you. I started. Your people are with me. Don't worry. I'll drop them hotel." So आता ये तो मेरे लिए मतलब ऐसा हो गया कि अभी मैं करूँ क्या, अभी अंकल को लेके 300 किलोमीटर्स, हाउ कैन आई गो। तो मैंने अंकल को बोला अंकल नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक मी टू द बस, बिकॉज ये आपकी वजह से हुआ है। उनके बोले देखो मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, आप ही बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला यू हैव टू एक्ट, कुछ तो एक्टिंग करना पड़ेगा ताकि हम लोग किसी से लिफ्ट ले सके, हम लोग बस को पकड़ सके। तो अंकल ने मुझे कहा कि ठीक है जो भी करना है बताओ। मैंने कहा कि देखो आपको अभी आप हार्ट पेशेंट हो और आपको दिल का दौरा पड़ा है, और हम लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि किसी को रोक के हम लोग लिफ्ट ले ले। तो अंकल स्टार्टेड एनेक्टिंग एंड वो बेचारे ऑसी, वो एक ऑसी रुक गया जेंटलमैन। उसने मुझे पूछा क्या हुआ, बोले मेरे दादाजी है, इनको शायद कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, तो हमको जल्दी से जल्दी नज़दीक हॉस्पिटल में जाना है। तो उसने मुझे पूछा वेयर अबाउट्स, मैंने बोला हम लोग टूरिस्ट है और टूरिस्ट के तौर पर हम लोग ने ये करना है। तो अंकल पीछे चिल्ला रहे मर गया बचाओ बचाओ। तो मैंने बोला इतना भी ओवर एक्टिंग मत करो कि भाई हार्ट पेशेंट इतना नहीं चिल्लाते, आप नॉर्मल रहो, बस एक्टिंग करते रहो। तो दैट ऑसी जेंटलमैन बेचारा, उसने हम लोग को अंकल को उठा के पीछे वाली सीट पे रखा, मैं आगे वाली सीट पे बैठा, उससे बातचीत करने लगे हम लोग, किधर जाना है क्या जाना है। बीच में शायद अंकल सो गए, क्योंकि एक्टिंग कितना करेंगे ना 300 किलोमीटर जर्नी, जो अंकल सो गए लगता है। तो मैंने बोला अंकल सो गए, तो मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने बोला अंकल आर यू देयर। तो अंकल की नींद खुली और अंकल ने सवाल पूछ दिया वो आर यू। अभी ये मेरा बगल में बेटा वो ऑसी ड्राइवर हैरान हो गया, बोला ये क्या हो रहा है, आर यू किडनैपिंग हिम। नहीं मैं क्यों किडनैप करूं भाई, ये मेरे टूरिस्ट है, मेरे साथ है, वो उनका थोड़ा बीमारी की वजह से शायद उनका हो रहा है। अभी अंकल को फिर से समझाना, अंकल आई एम योर टूर लीडर, वी आर हैविंग दिस सिचुएशन। अभी कैसे समझाऊं मैं उसको। तो मैंने अंकल को हिंदी में समझाया, अंकल क्या कर रहे हो, बजा रहे हो मेरी यार, यहाँ पे ऐसा मत करो, ये आपने आपको मालूम है ना हम लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर अंकल अगेन स्टार्टेड चलो नो 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 आई एम डेड, मैं मर गया। फाइनली जाते जाते हम लोग पहुंच गए। वो ड्राइवर बेचारा तेज भगा रहा है वो गाड़ी। तो हम लोग को हमारी बस दिखी, अभी बस दिखी तो हमें बस को रोक के बस में जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ कैसे करूँ। मैंने फिर वो बेचारे वो ऑसी को मैंने बताया कि भाई
दैट फेलो इज आवर बस ड्राइवर। तो उसने बोला तो आप लोग अगर बस में आए थे तो आप लोग दोनों ही पीछे क्यों छूट गए? नहीं, जैसे मेरे अंकल को दिल का दौरा पड़ गया, ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी, वो रुका नहीं हमारे लिए। तो दैट ऑसी फेलो गॉट सो एंग्री, उसने बोला ऐसे कैसे कर सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया का नाम खराब कर रहा है। तो उसने और तेज गाड़ी भगा के बस के सामने जाके गाड़ी रोक दी। जैसे उसने गाड़ी रोकी, मेरी बस रुक गई। जैसे मेरी बस रुक गई, मेरा पूरा ग्रुप बाहर आया। पूरा ग्रुप हम लोग अरे ये ड्राइवर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। इस सब में अंकल को समझ में नहीं आ रहा अभी एक्टिंग करनी है या बस में चढ़ना है। वो ऑसी ड्राइवर जो मुझे हेल्प कर रहा था, वो वाला बंदा और मेरा बस ड्राइवर दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि तूने ऐसे बीच में गाड़ी क्यों रोकी, मेरे बस का एक्सीडेंट हो सकता था। वो दोनों उधर झगड़ा कर रहे हैं, मेरे गेस्ट और वो अंकल उधर झगड़ा कर रहे हैं। मैं बीच में खड़ा होकर देख रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। फिर फाइनली मैंने सब गेस्ट को बोला कि आप चलो अंदर, मैं बता दो क्या सीन हो रहा है, आप अंदर जाओ। तो सब लोग बस में चले गए। उसके बाद में मैंने अंकल को बोला आप अपना एक्टिंग जारी रखो, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? तो अंकल अगेन स्टार्टेड एक्टिंग। तो अभी वो जो ऑसी बंदा जो हम लोग को हेल्प करने के लिए आया था, उसने मेरे ड्राइवर को बोला कि अभी तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा क्योंकि तू इसको इसी हालत में छोड़ के चला गया। अभी ये मेरा जो ऑसी ड्राइवर था, वो बेचारे को लगा कि सच में उसके हाथों से ऐसा कुछ हुआ है कि वो हमको छोड़ के गया और इसको अटैक आ गया। तो वो बेचारा और टेंशन में, वो बेचारा रोने लगा। मैंने पहली बार अपने लाइफ में किसी ऑसी को रोते हुए देखा था। अभी मेरा ग्रुप परेशान होकर नीचे आ गया, उनको भी लगा कि मेरे अंकल को कुछ हुआ है। तो आपको तो मालूम है, हर ग्रुप में एटलीस्ट एक डॉक्टर तो रहता ही है। वो डॉक्टर, उसको बड़ी तलफ आई कि मैं अपना नॉलेज वहाँ पे दिखाऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे दिखाऊं। तो वो जाके अंकल को चेक करो, बोले ये तो एब्सोल्यूट फाइन लग रही है, इनको तो कुछ हुआ नहीं लग रहा है। तो ये सब केओस उधर रास्ते पे हो गया। तो एक इमरजेंसी वहां पर वैन थी, पुलिस वैन, वो आ गई पुलिस वहां पे। वो आने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है बीच सड़क में आपका? तो ये सब कुछ इसको उसको सबको समझा के फाइनली अंकल को लेकर मैं बस में चढ़ गया। और मेरा ड्राइवर वहां से लेके सिडनी तक पूरा जर्नी मुझे सॉरी 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 कहते हुए मुझे उसने होटल लेके आया। पीछे अंकल जो है वो सबको बड़ी हंसी मजाक के साथ एंजॉय करके अपनी स्टोरी बता रहे हैं। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये सब किस्सा उस भले इंसान को पता चलेगा जिसने हमको लिफ्ट दी थी, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा एक्चुअली। बट फाइनली हम लोग सिडनी होटल पहुंचे। आज जब भी मुझे उन अंकल की याद आती है, मुझे एक किस्सा याद आता है जो मेरी आज तक के करियर का सबसे मेमोरेबल किस्सा था कि किस तरह से ऐसे सिचुएशन में भी हम लोगों ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखा और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कैसे हमारे गेस्ट ने हमें हेल्प की। लेकिन मैं इस किस्से के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे टूरिस्ट, जो भी हमारे लेडीज एंड जेंटलमैन अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, प्लीज़ अगर आपको ऐसे कुछ भी बीमारी है या ऐसे कुछ किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, तो आपके जो भी आपकी ट्रैवल पार्टनर है या जो भी आपके टूर मैनेजर है, प्लीज़ उनको बताइए, वेल इन एडवांस उनको बताइए। क्योंकि कभी ये ऐसी फनी सिचुएशंस हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन थोड़ी सीरियस भी हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप पहले तो आप ऐसे किसी कंडीशन के साथ ट्रैवल मत कीजिए। और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ आपके ट्रैवल पार्टनर्स और आपके टूर मैनेजर को कॉन्फिडेंस पे रखिए ताकि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हम लोग अवॉइड कर सकें। एंड ऑल्सो अंकल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मुझे नहीं लगता अंकल अभी होंगे क्योंकि ये किस्सा कुछ करीबन 13-14 साल पहले हुआ था यार। तो शायद हो सकता है कि अंकल अगर देख भी रहे हो तो पता नहीं कहाँ से देख रहे होंगे। और इसके साथ और एक किस्सा मुझे याद आता है जो बड़ा फनी हो गया था। मतलब जब ये किस्सा घट रहा था मैं बड़ा सीरियस मूड में था। अच्छा। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन आज याद करता हूं तो बड़ी हंसी छूटती है। ये हुआ था किस्सा मेरे साथ में जब मैं पेरिस में था और डिज्नीलैंड हम लोग गए हुए थे और डिज्नीलैंड से हम लोग वापस आ रहे थे और एक हमारी मैडम थी, वो बाहर आई हमारे साथ, पूरे ग्रुप के साथ बाहर आई और बस में मैंने देखा उनको बस में जाते हुए। यूजुअली हम लोग बस में सबसे लास्ट आते हैं, राइट। बस में काउंट लेके फिर हम लोग निकलते हैं। तो मैंने काउंट लिया। काउंट लेने के बाद में मैं आगे जाके अपनी सीट पे बैठ के मैंने अपना कमेंट्री शुरू किया और पता नहीं मैडम को क्या सूझी, उनको लास्ट मिनट वॉशरूम ब्रेक चाहिए थे। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट बस का जो बैक डोर था, बैक डोर से उतर के वो वॉशरूम की तरफ चली और हम लोग काउंट ले चुके थे। बस को ड्राइवर को मालूम था, इसलिए हम लोग निकल गए और आंटी रह गए पीछे, हम लोग निकल गए आगे। और उसके बाद में आंटी जी ने वहाँ पे पता नहीं क्या किया। यूजुअली हमारे नंबर्स गेस्ट के पास रहते हैं, बट हमारे गेस्ट कभी कभी ये होता है कि इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट नहीं करते या तो फिर लोकल सिम कार्ड नहीं खरीदते। ऐसे में फिर वहाँ के किसी बंदे की, लोकल बंदे की हेल्प लेने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो आंटी जी ने पता नहीं किसकी हेल्प ले ली, वो शायद किसी लोकल फ्रेंच बंदे की हेल्प ले ली। उन्होंने उनको टैक्सी या कुछ बुक करके दिया और आंटी जी पहुँची किसी पार्किंग लॉट में।
इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द रेस्टोरेंट और कमिंग टू द होटल, शी वेंट टू सम पार्किंग लॉट। और वहाँ पर पहुँचने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ पे जब रेस्टोरेंट में पहुँचा, मैंने लोगों का डिनर वगैरह करवा के जब वापस सब लोग आ गए तो आई एम काउंटिंग और 1% शॉर्ट। तो मुझे लगा कि शायद रेस्टोरेंट में होंगी, वॉशरूम में होंगी। आई वेटेड बट नो, शी वॉज नॉट देयर। देन हमको रियलाइज़ हो कि शायद वो बस में आई ही नहीं। लेकिन मैंने तो बस में पूरा प्रॉपरली काउंट किया हुआ था, आंटी जी थी, सब कुछ था। तो मैंने पीछे मुड़ के अपने गेस्ट को पूछा कि क्या किसी को याद है कि आंटी जी कहीं उतरी थी या वो कुछ हुआ होगा, वो रेस्टोरेंट में थी, डिनर में थी। तब उनके पास वाले सीट में बैठे हुए एक मैडम ने बताया कि नहीं, वो शायद नीचे उतरी थी। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, मैंने उनको नीचे उतरते हुए देखा। मैंने बोला कहाँ नीचे उतरते हुए देखा? तो बोले नहीं, वो शायद डिज्नीलैंड में जब हम लोग निकले तब नीचे उतरी। बोले आपने तभी क्यों नहीं बताया? तो बोले नहीं, मुझे लगा कि शायद आपको मालूम है। बोले अरे मुझे मालूम होता तो मैं बस क्यों छोड़ता। तो फाइनली अभी आंटी को ढूंढो हमारा मिशन शुरू हो गया। अभी उधर आप को मालूम है फ्रेंच लोग जो है ज़्यादातर हम लोग से इंटरेक्ट नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने अपने लोकल इंडियन रेस्टोरेंट जो थे उनके ओनर की हेल्प ली। उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो हम लोग को डिज्नीलैंड जाना पड़ेगा। मैंने बाकी ग्रुप को बस में बैठा के होटल भेज दिया। मैं रेस्टोरेंट ओनर के साथ में आंटी जी को ढूंढने के लिए बाहर निकला। और फिर हमने प्रेस करते हुए फाइनली हम लोग उस पार्किंग लॉट तक पहुंचे जहां में एक गाड़ी में आंटी जी बैठी हुई थी। जब मैं वहां पे पहुंचा तो आंटी जी वॉज अंडर इम्प्रेशन कि हम लोग उनको किडनैप करके किसी ब्लैक मार्केट में जाके बेचने वाले हैं। तो उन्होंने वहाँ पे हमारे साथ आने से मना कर दिया। वो हम पे चिल्लाने लगी। उन्होंने हमको वो बोली कि आप भगवान के लिए तो आपको डरना चाहिए, आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हो, हम आपके भरोसे यहाँ पे आए हैं पेरिस में, और आप ही और देखो खुद पूरी गैंग बना के रखी है, रेस्टोरेंट वाले को भी लेके आए हो। तो इसीलिए हमारे इंडियंस यहाँ पे बदनाम है। और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बकना शुरू किया वहाँ पे। मैंने उनको बोला भाई आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप लापता हो गई थी, हम लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं, अभी हमारे साथ अपने होटल चलना है। तो बोले नहीं, इतना बड़ा बस था, 40 लोगों का ग्रुप था, तब मेरे को होटल लेके नहीं गए, अब मुझे अकेले को कहाँ पे लेके जाओगे। तो फाइनली बहुत कन्विंस करने के बाद आंटी जी हमारे साथ आई और फिर उनका बाकी का टूर हमारे साथ सही से बीता। लेकिन आज मैं याद करता तो मैं सोचता हूँ कि आप चाहे कितना भी गिनती करो, आप चाहे कितने भी इंस्ट्रक्शंस दो, कभी कभी अगर आपकी किस्मत में कुछ ऐसे किस्से होना लिखा है तो वो होते ही है। तो इस इंसिडेंट के साथ भी मैं लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी खुद की सेफ्टी के लिए एटलीस्ट एक वर्किंग मोबाइल नंबर अपने साथ आपको रखना चाहिए। फिर चाहे वो लोकल सिम कार्ड लीजिए, चाहे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कीजिए, कुछ भी, बट एटलीस्ट आपको कुछ तो ऐसा प्रबंध रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके टूर मैनेजर के साथ आपकी बात हो सके, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को आप इन्फॉर्म कर सको कि आप ग्रुप से बिछड़ गए हो। तो ये कुछ ऐसे 2 किस्से हैं जो मुझे आज भी याद आते हैं। बहुत ज़्यादा फनी नहीं है, लेकिन हाँ क्रेजी तो ज़रूर है एक्चुअली। अभी क्रेजीएस्ट तो हो गए। सो ऐसा कोई किस्सा है आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड हो टूर पे? लाइक आई थिंक यूरोप में ही ऐसे बहुत सारे रहेंगे। यूरोप में तो बहुत सारे किस्से होते ही रहते हैं। यूरोप सेक्टर ही ऐसा है कि वहाँ पे आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड एंड देन ऑल ऑफ अ सडन पूरा मोमेंटम चेंज हो सकता है वहाँ पे। तो ये मेरा किस्सा मैं ऐसे सुनाऊंगा कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एक्चुअली मैं एक टूर कर रहा था जो ऑल ऑफ यूरोप की टूर थी, 20-22 दिन की लंबी टूर थी। और ऐसे टूर्स में अक्सर ऐसा होता है कि आप फर्स्ट हाफ आपका बड़े अच्छे से कट जाता है, फिर जो सेकेंड हाफ में जब आप आते हो ना तो थोड़ा सा होम सिक होने लगता है सबको ऐसा लगता है कि चलो अभी अब घर जाएंगे जल्दी। तो फिर थोड़ा सा आप थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी इतना घूम चुके हैं हम लोग, तो हम लोग को सब मालूम है, अभी तो यूरोप हमको इंडिया जैसे लग रहा है एंड ऑल। तो मैं ऐसे ही एक टूर कर रहा था जिसमें मेरे साथ 81 ईयर्स ओल्ड एक अंकल थे। बाप रे। तो इस एज में यूजुअली हमारे लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि मैं सब जानता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब पता है, आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे क्या सिखाओगे। तो ये अंकल का एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें मैंने पूरा टूर हमारा लगभग ख़त्म होने को था। लास्ट मेरे ख्याल से 1 वीक कुछ बचा था टूर पे। तो मैंने अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस रिपीट किए कि भाई मैं आपको ऐसे से एक जगह पे ड्रॉप करने वाला हूँ जहाँ पे आप लोग वॉक करेंगे, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा टीपी टाइम पास करेंगे और वापस बस में आएंगे। तो ये जगह थोड़ी सेंसिटिव जगह है। कौन सी जगह है ये? ये आपको बार्सिलोना में एक जगह है ला रामलास करके। ला रामला, यस।
इट्स फेमस स्ट्रीट, इट्स वेरी फेमस स्ट्रीट। फेमस स्ट्रीट और मतलब इजी है बहुत, क्योंकि एक ही स्ट्रेच में आप लोग चलते रहते Actually. हैं। और उस वॉक का शुरुआत जहाँ से आप करते हो वहाँ पर एक क्रिस्टोफर कोलंबस का स्टैचू बना हुआ statue है। है। उस स्टैचू से लेके आप बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्शन में चलते रहते हो, अराउंड 2 किलोमीटर्स का वॉक लेके आप वापस आपको वहीं पे आना होता है, वहीं से आपकी बस आपको पिकअप करती है। राइट, सो इट्स अ वेरी 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 इजी टू एक्सप्लोर, बट वेरी सेंसिटिव प्लेस, Sensitive क्योंकि place. बहुत क्राउडेड रहती है। क्राउडेड रहती है वो। तो मैंने सब पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, देखिए ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे आपने करना है, ये करना है, वो करना है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन। एंड देन अंकल वाला लाइक, अरे अभी तो पूरा यूरोप घूम के हमको मालूम है। बोला, अच्छी बात है, चलो यू आर एक्सपर्ट। तो फिर अंकल गए, सब लोग, मेरा ग्रुप पूरा गया घूमने के लिए, सब घूम घाम के 1-1.5 घंटे में वापस आ गए। बस में आने के बाद में ऐसे हमारी बातचीत चल रही थी, ग्रुप आपस में घुल मिल गया था, क्योंकि टूर का लगभग लास्ट हाफ शुरू हो रहा था। तो थोड़ा सा लोग एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली हो गए थे, तो थोड़ी बातचीत, चिढ़ाना, ये सब कुछ चल रहा था। तो किसी ने अंकल को पूछा, फिर अंकल आपने क्या किया लारामलस पे जाके? तो अंकल बोले, अरे मैंने तो ऐसे मज़े किए कि आपको क्या बताऊँ। मैंने बोला, क्या बताऊँ, मतलब क्या किया? तो नहीं, मुझे तो वहाँ पर एक स्पेनिश लड़की मिली। बोला, आपको? हाँ, उसने मुझे देखा, उसने मुझे आके ग्रीट किया, हाय हैंडसम, हाउ आर यू। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि इस उम्र में भी हैंडसम लगता हूँ। तो फिर मैं उसके साथ में बातें किया, उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई, फिर उसने मुझे, वो तो बड़ी एक्सपर्ट थी, उसको सब मालूम था इंडिया के बारे में। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, मेरा पूरा डाउट हो गया मुझे कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अंकल के साथ तो मैंने बोला, फिर अंकल आगे क्या हुआ? तो अंकल बोल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, फिर उसने, वो तो महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी फैन थी। मैंने बोला, अच्छा, फिर आपने क्या किया? नहीं, उसने मुझे बोला, आपके पास अगर तस्वीर रहेगी तो मुझे दिखाइए। तो मैंने बोला, फिर आपने दिखाई तस्वीर? अरे हमारे पास कौन सी तस्वीर होती है, तुमको तो मालूम है, ऐसे तो कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह में हमने रखते नहीं है, इंटरनेट रखते नहीं हम, तो हमारे पास तो था नहीं। तो हम, लेकिन हमारे पास हमारा इंडियन नोट था, तो हमने उसको निकाल के उसको फ़ोटो दिखा दिया। मैंने बोला, क्या वही नोट आप मुझे दिखा सकते हैं? तो अंकल बोलते, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दिखा सकता हूँ। मैंने बोला, दिखाइए। तो अंकल अपना जेब में सब जगह पे ढूंढ रहे हैं, किधर है वॉलेट, किधर है नोट। फिर अंकल को रियलाइज़ हो गया कि हमको स्पेनिश लड़की ने जो है अच्छे से हमारा चूना लगा लिया है हम लोग को। तो अंकल का वॉलेट गायब, अंकल का मोबाइल फ़ोन गायब, अंकल का पासपोर्ट गायब, बाप रे, सब कुछ अंकल उसको दे के आए थे। वाह। तो मैंने अंकल पूछा, आप कहाँ गया आपका 81 ईयर्स का एक्सपीरियंस? तो बोल रहे, अरे वो तो कितनी प्यारी बातें कर रही थी, और मुझे कितना उसने अच्छे से ग्रीट किया, मुझे तो वो समझ में नहीं आया कि कब वो मेरी सारी चीज़ें ले ली उसने। मैंने बोला, आप तो ले तो लिए, अभी क्या करेंगे? तो बोलते, अभी क्या करेंगे आप ही बताओ। मैंने बोला, कुछ नहीं, यहाँ पे टूर छोड़ के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। अगर आगे कहीं जाते हैं हम लोग, आपको कोई चेक करता है तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर अंकल बेचारे बड़े परेशान हो गए, फिर रोने लगे, फिर बहुत मूड ऑफ हो गया। बोलते, अभी क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँगा, मैं अकेला घर कैसे जाऊँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। फिर क्या होता है, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी कभी कभी आप सोचते हैं कि भाई चलो कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, या मैं बिल्कुल भी ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को कि आप ऐसा कीजिए। लेकिन फिर मैं नज़दीकी पुलिस थाने में उनको लेकर गया, मैंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवाई, और पुलिस ने हमको बोला कि अभी अंकल को जो है आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ ट्रैवलिंग विदाउट पासपोर्ट। तो मैंने अंकल को बोला, देखिए अंकल, ये सब हमने हमारे फॉर्मेलिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रखा है, अब आप हमारे साथ चलिए, जहाँ पर भी आपको चेकिंग होगा फिर आपको सरेंडर करके आप यहाँ से वापस जाएंगे। बट लकीली हम लोग उसके बाद में जो हमारे टूर के 4-5 दिन बचे थे, हमने वो कवर कर लिए। अंकल को कहीं पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुआ, यूजुअली आपको मालूम है यूरोप में नहीं होता है, बट समटाइम्स कभी कभी हो भी सकता है, लाइक जर्मनी हम लोग जब बिल्कुल। सो फॉर्चुनेटली वो कहीं पे कुछ हुआ नहीं, बट एक सिंपल 2 किलोमीटर का वॉक वॉज टर्न इनटू अ बिग प्रॉब्लम, बिग केओस, के अंकल का सारा कुछ वहाँ पे ले लिया गया था, लूट लिया गया था उनको। और अगर सब कुछ ठीक नहीं होता, कहीं पे कुछ भूल चूक हो जाती, तो अंकल को वो टूर छोड़ के जाना पड़ता। फाइनली अंकल ने टूर कंप्लीट किया, कंप्लीट करके फिर उनको वहाँ से हमने वो इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट वगैरह लेके उनको वापस इंडिया भेजा। नेक्स्ट ईयर वो वापस ऑफिस में गए बुकिंग करने के लिए, और उन्होंने वहाँ से टूर बुक करते हुए पूछा कि क्या वो सुबोध जी अभी भी टूर करते हैं? तो हाँ अभी भी करते। तो ज़रा उनसे फ़ोन मिलाओ। तो मुझसे फ़ोन करके मुझसे पूछा, अरे वो मैं फिर से एक बार टूर ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तुम कब कर रहे हो टूर? उसी टूर पे मैं आना चाहता हूँ। मैंने बोला, मैंने छोड़ दिया टूरिज्म, अभी मैं नहीं करता टूर मैं अभी सिर्फ ऑफिस का काम करता हूँ, टूर का काम नहीं करता।
बट अंकल अगेन वेंट ऑन टूर, आई डोंट नो कौन से टूर पे गए, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग आपको मिल जाते हैं जो जो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में जाके उनके लिए भी और आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसमें और एक चीज़ कि लाइक आपने ऐसे बोला कि अंकल का पासपोर्ट लॉस्ट हो गया, जी सो वो केस में क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है? जी कि पासपोर्ट लॉस तो मेरे करियर में आज तक कम से कम 6 या 7 बार पासपोर्ट लॉस हो चुके होंगे। मैं तो आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का पासपोर्ट भी चोरी हो गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेस्ट के साथ ये होता कहाँ है, पे हुआ था? हमारे साथ भी होता है। ये मेरे साथ हुआ था किस्सा मलेशिया में। मलेशिया में? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे Actually, हाँ। क्योंकि ऐसे किस्से ज्यादातर तो यूरोप में ही आपने सुने होंगे। Yes. लेकिन ये मेरे साथ हुआ था मलेशिया में, और मलेशिया में ऐसी जगह पे हुआ था जो मतलब बहुत ज्यादा क्राउडेड जगह थी। ऐसा भी नहीं था कि वो सुनसान जगह पे था, कुछ नहीं। हम लोग गए थे सुंगाईवांग प्लाजा में शॉपिंग करने के लिए, और कुआलालंपुर सिटी में जो एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे ज्यादातर हमारे इंडियन ग्रुप्स वहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो मैं वहीं पे गया हुआ था। और लिटरली मुझे हिप्नोटाइज किया गया था, और हिप्नोटाइज करके मेरे पास से सारी चीजें लेकर गए थे लोग। और सारी चीजें मतलब सारी चीजें, मेरा खुद का पासपोर्ट, फोन, वॉलेट, सब कुछ चोरी हो गया था। अरे भाई, और गेस का तो काफी बार हुआ है। लेकिन जब कभी ऐसा किस्सा आपके साथ होता है, यूजुअली सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा पासपोर्ट चोरी गया, मतलब हमारी तो पूरी दुनिया मतलब किसी ने लूट ली। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो, ऐसा होता रहता है। आप जब अब्रॉड में घूमते रहते हो तो हर जगह सब कुछ अच्छा नहीं होता, कहीं कहीं जहाँ पर अच्छाई होती है वहीं पे बुराई भी होती है। तो हो सकता है कि आपका पासपोर्ट कहीं चोरी हो जाए, तो इट्स ओके, उसमें डरने की बात नहीं है। हालांकि आपने केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, बट कभी कभी फिर भी अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं पर आपका पासपोर्ट वगैरह चोरी हो जाता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो भी टूर मैनेजर है या जो भी आपका ट्रैवल पार्टनर है, आप एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। फिर आप जिस भी सिटी में आप हो, वहाँ से सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके आपका पासपोर्ट चोरी का कंप्लेंट जो है ऑफिशियली आपको रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में रखने हैं, और फिर आपको जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर जाकर आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपके पास पुलिस का जो रिपोर्ट है वो होना, उसकी कॉपी, एफआईआर की कॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। और फिर आपको जाकर बताना है कि ऐसे ऐसे किस्सा हुआ है, ये एफआईआर है और मुझे अभी वापस इंडिया जाना है। तो उसके लिए मुझे फिर हमारे तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपके लिए एक इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसके ऊपर आप सिर्फ एक जर्नी कर सकते हो, जो जहाँ पर भी आप हो, आप वापस आपके होम टाउन के लिए आप जर्नी कर सकते हो। फिर जैसे आप इंडिया पहुंचते हो, फिर वो तो आगे की फॉर्मेलिटी फिर इमिग्रेशन काउंटर पे आपको बताई जाती है। बट पासपोर्ट लॉस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि भाई पासपोर्ट चोरी होना बहुत बड़ी बात है, तो कभी कभी लोगों को उसमें ऐसा भी हो जाता है कि अरे मैं टूर पे गया था और मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया। तो उसमें मतलब अपने आप को डिप्रेस करने की कोई बात नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ओके। और ये कभी की बात है लाइक दिस हैपेंड इन 2013। जो मेरे साथ हुआ था वो 2013 में हुआ था। 10-12 साल। हाँ, 10-12 साल हो गए। और वो हुआ था व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग आवर न्यू ईयर ईव इन कोलालमपुर। गेंटिंग हाइलैंड्स पे मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन करके मैं नीचे कोलालमपुर में उतरा हुआ था। अच्छा। और उस वक्त ये हादसा हुआ था। और तो मतलब ये मैं इसके थ्रू यही बताना चाहता हूँ हमारे टूरिस्ट को, हमारे गेस्ट को, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट, नॉर्मल कॉमन टूरिस्ट को ही रॉब किया जाता है। कभी कभी टूर मैनेजर्स भी रॉब होते हैं, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज़ वेरी कॉमन, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, बट जस्ट डोंट गेट पैनिक, रिलैक्स हो जाइए। और आपकी अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स, सब लोग होते हैं वहाँ पर जो आपकी हेल्प करते हैं, और ऐसे सिनेरियो में आप इजीली उससे बाहर निकल सकते हैं। ये एक बार मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा। इन पेरिस। हाँ, पेरिस। तो ऐसे सीनियर सिटीजन ग्रुप था। हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल ही हुआ ये सिनेरियो कि एक मैडम ने अपना पर्स रख के चेयर पे, वो यूजुअली जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाते हैं वैसे ही, एंड व्हेन शी कम बैक हर पर्स वाज मिसिंग, गॉन, नॉट मिसिंग। इट वाज लाइक, ये तो बहुत कॉमन, मतलब पेरिस में ये चीज़ें होती रहती है। मैंने बहुत सारे टूर मैनेजर के किस्से सुने कि पेरिस में उनकी हमखास कोई ना कोई तो चीज़ जाती है। लोग बहुत ज़्यादा ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये किस्से बहुत आम है, होते रहते हैं। बस हमको यही थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बट राइट, समटाइम्स यू कांट अवॉइड इट। राइट। सो इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है जी। लाइक हम लोग जो एक होता है ना टूर मैनेजर पे टूर पूरा, मतलब ऐसे किस्से होने के बाद भी, लाइक आपने ऐसे बोला अंकल का जो पासपोर्ट आपने एक लास्ट मोमेंट पे ही हुआ, तो दैट इज़ अ हीरोइक मोमेंट। जी, करेक्ट।
सो अभी आपने बोला कि सर ने फिर से मेरे को जब भी बुकिंग किया तभी मेरे को पूछा कि हाँ वो टूर पे है कि नहीं, जी तो दैट इज़ अ हीरोइक मोमेंट। तो ऐसे कोई और मोमेंट्स है आपके पास? जी, मोमेंट्स तो है, काफ़ी है। एक मेरा टूर था जिसमें पूरा टूर ख़त्म होने के कगार पे था। लास्ट डे हमारा गेट टुगेदर हुआ, प्रॉपरली सेंड ऑफ हुआ, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें फ़्लाइट लेना था लंदन से वापस इंडिया के लिए। और बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी दुबई का जो एयरपोर्ट था वो एयरपोर्ट बंद हो गया, कैसे? बिकॉज दे हैड सम इश्यूज विद रनवे। ओह, तो उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए, और हम लोग फ्लाई कर रहे थे एमिरेट्स पे। तो हम लोग ठहरे हुए थे हिथरो में, और हमारा फ्लाइट था गैटविक से। तो मतलब हिथरो टू गैटविक ऑलमोस्ट 1 आवर 1 आवर का फ्लाइट है। ड्राइविंग डिस्टेंस है। तो मुझे पता चला रात को कि ऐसे ऐसे हुआ है, बट मैंने गेस्ट को कुछ बताया नहीं, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि भाई सच में क्या सिचुएशन है। सो मैंने जो हमारे ट्रैवल पार्टनर थे उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, ऐसे ऐसे सीन है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ जाके क्या सीन है एग्जैक्टली। तो मैं सुबह फिर अकेला जल्दी ग्रुप को वेकअप कॉल देने से पहले ही उठ के मैं पहले गैटविक एयरपोर्ट पहुंचा। मैंने वहाँ पे जाके देखा कि सीन क्या बन रहा है। तो उन्होंने एमिरेट्स वालों ने सीधे सीधे बता दिया कि भाई फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रहा है, आइदर यू हैव टू रीबुक और यू हैव टू टेक अनदर एयरलाइंस। ओके। तो वो मैंने सोचा ऑपरेशंस फिर नॉर्मल कब होंगे, तो दे सेड दैट एटलीस्ट इट विल टेक 48 आवर्स। तो 2 दिन हम लोग रोको को रोक कर नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत लोगों के ऑनवर्ड्स डोमेस्टिक कनेक्शंस थे, राइट। तो वो सब कुछ रीशफल करना पड़ता, और वो आपको भी मालूम है कितने मुश्किल वो बात है। तो फिर मैंने इमीडिएटली आई टुक अ डिसीजन कि भाई अभी मुझे मॉर्निंग तो मैं फ्लाई नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली, तो मुझे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीथिंग टू द गेस्ट, फर्स्ट आई मेड श्योर कि मेरे ट्रैवल पार्टनर को ये बात पता हो कि हमें अल्टरनेट फ्लाइट्स देखने हैं, हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने हैं। और उसके बाद जैसे ही मुझे मेरे ट्रैवल पार्टनर से मुझे ग्रीन सिग्नल मिला कि हाँ सुबोध हम लोग ऐसे करेंगे, उसके बाद आई स्टार्टेड टू going to and fro from Gatwick to Heathrow to Gatwick, arranging alternate flights, arranging a lunch for the group, arranging a late checkout। तो ये सब कुछ करते हुए फिर मैंने, जब मेरा ग्रुप डिपार्चर के टाइम पे सब रेडी हो गए, तब मैंने लोगों को अनाउंस कर दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल वजह की वजह से हम लोग अभी फ्लाई नहीं कर पा रहे, हम लोग टेम्परेरी यहीं पे रुकेंगे, हम लोग अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, डोंट वरी, you will be in your flight anyhow, but just we need some time। कुछ लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, कुछ लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था हम पर, तो वो भी जाना चाहते थे गैटविक में। मैंने सबको बता के समझा के वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स करके आई केप्ट रनिंग बिटवीन हिथरो टू गैटविक, गैटविक टू हिथरो, अरेंजिंग द फ्लाइट्स। कभी किसी को हिथरो से फ्लाइट मिल रहा है, कभी किसी को गैटविक से फ्लाइट मिल रहा है, कभी फैमिली के 3 लोग जा रहे हैं, एक मेंबर नीचे मतलब पीछे रुक रहा है, कभी कभी ऐसे हो रहा है कि बाकी लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं भेज रहे हो। ये होता है ना कि उनको क्यों भेज रहे हो, हमको क्यों नहीं भेज रहे हो, तो फिर उनको टैकल करो। ये सब कुछ करते हुए फाइनली उस दिन सेम डे नाइट, लेट नाइट 11 PM मैं सारे मेरे गेस्ट को मैंने अलग अलग फ्लाइट से वापस इंडिया भेजा, और मैं खुद लास्ट फ्लाइट जो लंदन से मुंबई जा रहा था, जेट एयरवेज का फ्लाइट था, मुझे अभी भी याद है, 9 hours 30 minutes नॉन स्टॉप। ग्रेट। आई बोर्डेड दैट फ्लाइट और मैं सो गया, क्योंकि मैं जब जितना मुझे याद है ऑलमोस्ट 38 आवर्स के लिए मैं सोया नहीं था। बाप रे। तो फिर जब मैं अपना फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रहा था, तो मुझे याद है वहाँ पर एयर इंडिया, जेट और ब्रिटिश एयरवेज के वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स जो चेक इन वगैरह के लिए होते हैं, वो देख रहे थे मॉर्निंग से मैं इधर उधर से भाग रहा हूँ, मैं लोगों को भेज रहा हूँ जल्दी से जल्दी चेक इन करो, भागो, उनको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ। तो दे वर नोटिसिंग, दे वर ऑब्जर्विंग कि भाई ये कर रहा है। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज बोर्डिंग माय फ्लाइट, व्हेन आई वेंट फॉर चेक इन, तो पूरे क्रू ने और वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे जो पास पास में उनके काउंटर्स थे हुए, तो वो सारे लोग खड़े होकर मेरे लिए ताली बजा रहे थे, यू डन अ ग्रेट जॉब। और मुझे उनका अप्लॉज भी समझ में नहीं आ रहा था, इतना मैं थका हुआ था, आई वाज सो टायर्ड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। बाद में वो जिस फ्लाइट के लिए मैं गया, जिस चेक इन काउंटर पे गया, उन्होंने मुझे बताया कि सर दे ऑल आर अपलोडिंग फॉर यू। व्हाई, इतना क्या हुआ है? नहीं, हम लोग देख रहे हैं आप पूरे दिन से आप भाग रहे हो इधर उधर, आप लोगों के लिए आप बिल्कुल क्रेजी हो गए थे आप, बट फाइनली शायद अगर आप इस वक्त फ्लाइट बोर्ड करें तो हम समझते हैं कि आपका पूरा ग्रुप जो है वो वापस इंडिया की तरफ चल पड़ा है और अभी आप फाइनल लास्ट फ्लाइट में आप जा रहे हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सो आउट ऑफ द courtesy, out of the appreciation, they upgraded
मी फॉर बिजनेस क्लास, वाओ, और उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। और मैं उस फ्लाइट में जाके इमीडिएट सो गया। और मॉर्निंग आई वोक अप, कोई मुझे जगा रहा था कि सर 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 गेट अप। तो मुझे लगा कि शायद डिनर सर्व कर रहे होंगे या ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे, आई डोंट नो व्हाई। मैंने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम मुंबई पहुंच गए हैं, आपको उतरना पड़ेगा। आपने शायद से बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस भी नहीं लिया। बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस उससे पहले लिया हुआ था। नहीं, लेकिन जेट एयरवेज का वो नहीं वाला। नहीं, वो तो नहीं, वो मैं तो नहीं ले ही नहीं ले पाया। मैं, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं इतना थका हुआ था। और एक वो होता है ना फाइनली कि आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चल रहे हो, तो Right. जब आप उसको अकम्प्लिश करते हो तो फिर आप एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है आपका, एक रिलीव्ड फीलिंग होती है आपको। तो वैसे कुछ हुआ था। तो दैट वाज वन मोमेंट विच आई रिमेंबर। और एक मोमेंट इफ़ यू डोंट माइंड मैं शेयर करना चाहूँगा, वो थोड़ा सा Sure. हो सकता है कि हमारे ऑडियंस को थोड़ा इमोशनल कर दे वो सीन। बट सीन ऐसा था कि हमारे साथ, मैं एक राजस्थान का टूर कर रहा था, मैं और मेरे साथ मेरे और एक कलीग थे, हम दोनों टूर कर रहे थे वो। और उस टूर में हमारे साथ एक बुजुर्ग ट्रैवल कर रहे थे। ही वॉज 94 ईयर्स ओल्ड, ओह, बट ही वॉज वेरी वेल एक्टिव। उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि वो जिस भी टूर से या होटल से वो चेकआउट करके निकलते थे, वो अपने रूम में जो घड़ी रहती थी, क्लॉक, हाँ क्लॉक, वो अपने बैग में पैक करके लेके जाते थे। और लगभग हर होटल में, मतलब सारे ही होटल में तो रूम में घड़ियां नहीं थी, लेकिन जहाँ पर भी थी वो सभी जगह पे सभी होटल वालों ने हमको रोका होगा कि सर आपके गेस्ट के रूम से घड़ी मिसिंग है। और हम लोग अंकल को पूछते, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत कीजिए। तो फिर एट द एंड ऑफ द टूर फिर हमने अंकल को पूछा कि अंकल क्या प्रॉब्लम है, आप ये घड़ियाँ क्यों लेके जाते हो, ये घड़ियों का आपका क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, ऐसे है ना कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं अपने बेटे के साथ में और बहू के साथ में रहता हूँ, और मेरी उम्र हो चुकी है, तो शायद हो सकता है कि वो मेरे साथ प्रॉपरली कॉप अप नहीं कर पाते। ओके, तो उन्होंने मेरे रूम में ना हर जगह पे घड़ियाँ छुपा के रखी है, और उसमें अलग अलग टाइम पे अलार्म बजते हैं। अच्छा, जस्ट बिकॉज मैं बूढ़ा हूँ, और मैं अगर ज़्यादा मेरी आँख लग जाती है, मैं सो जाता हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊँ, इसलिए ऐसी घड़ियाँ छुपा के रखते हैं वो लोग, और अलग अलग टाइम पे उनके अलार्म बजते रहते हैं, और मेरी नींद खुल जाती है और मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो दे जस्ट वांट टू प्रूव कि बुढ़ा पागल हो गया है, और वो मुझे वृद्धाश्रम या कई ऐसे असाइलम में अरे भेजना बाप चाहता रे, है। दैट वाज द काइंड ऑफ प्लॉटिंग दिस पीपल आर डूइंग। तो मैंने पूछा, फिर मतलब फिर आप उनके साथ अभी भी क्यों रह रहे हो? तो बोली कि नहीं, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, और अभी मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, इसलिए वो मुझे संभाल रहे हैं। जिस दिन मैं घर से बाहर निकलने की बात करूंगा तो फिर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा इमोशनल था। तो हम लोगों ने उनको कहा कि ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, अभी जो है वो है, हम समझते हैं आपके हालात। तो वो तो टूर खत्म हो गया। उसके बाद एक अराउंड 3-4 साल बाद मेरे घर पे मेरे लिए एक लेटर आया। तो मैंने वो लेटर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो लेटर उन अंकल ने भेजा था। तो उसमें ये लिखा था कि आपको ऐसे ऐसे डेट पे यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये अंकल की आखिरी इच्छा थी। अच्छा, तो तब मुझे समझ में आया ये लेटर शायद अंकल के ब्याह पे किसी और ने भेजा था। तो उसमें लिखा था कि अंकल की ये आखिरी इच्छा थी कि उनके देहांत के बाद जब भी उनका जो रिचुअल किया जाता है 10-12 दिन बाद, उस रिचुअल में मैं और मेरे वो कलीग जो उस टूर पे थे मेरे साथ, हम लोग वहाँ पे मौजूद रहे, और हम लोग अंकल को अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि दी। क्योंकि अंकल ने उस लेटर में लिखा था कि मेरे पूरे जीवन काल में जो 2 लोग जो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, जिन पे मैंने अपने बेटों की तरह प्यार किया, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला, मेरा ख्याल रखा, वो ये 2 लोग थे, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे अंतिम समय में मेरे साथ रहे। तो ये एक ऐसा इमोशनल थोड़ा सा इंसिडेंट था जो बहुत अनफॉरगेटेबल है हमारे लिए। मैं आज भी ऐसा मानता हूँ कि इससे बड़ी शाबाशी या इससे बड़ा अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल सकता। एक्चुअली दैट्स ट्रू, So that दैट्स was कंप्लीटली ट्रू। one incident which I remember. ग्रेट, सच में इमोशनल स्टोरी थी। जी बिल्कुल। लाइक अभी एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अभी जो समझ लो आपकी जर्नी थी फ्रॉम द 2003 या 4-5 से 2004 टिल 2025, जी। इंडियन ट्रैवलर्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं? लाइक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे याद है जब पहली बार मैं इंटरनेशनल ट्रैवल मैंने शुरू किया था, तो हमारे लोगों को इतना अच्छे से वेलकम नहीं किया जाता था तब।
ओके, मतलब ऐसा नहीं था कि हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी ये इंडियन डोमेस्टिक में ही था या इंटरनेशनल नहीं में? डोमेस्टिक में तो नहीं था, इंटरनेशनल में था। डोमेस्टिक में तो जहाँ पर भी जाएंगे हमारे ही लोग हैं। तो इंटरनेशनल में ये काफ़ी मैंने देखा था, खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऐसी जो कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में हमारे लोगों को थोड़ा मतलब वो लोग सोचते थे, बहुत सोचते थे हमारे लिए, हमारे साथ काम करने में उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती थी। ऐसा नहीं था कि वो नहीं करना चाहते थे, या ऐसा नहीं था कि वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था हमारे साथ काम करना, ऐसा सिचुएशन नहीं था। बट दे वर मोर कंसर्न कि भाई इनके साथ में हम लोग कैसे डील करेंगे। और मैंने वो भी दिन देखे हैं जब मैंने कुछ फेमस साइट सीइंग पॉइंट्स पे हिंदी में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए पड़े हैं जो स्पेसिफिकली हमारे लोगों के लिए लिखे जाते थे, अच्छा, जो कि अप्रिशिएटिंग तो बिल्कुल भी नहीं थे, थोड़ा क्रिटिसाइज करने वाले ही होते थे। बट वो वैसा भी हुआ करता था। और अब आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारी यही कंट्रीज़ हमारे लिए रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देती है, हमारे लोगों को वेलकम करती है। आज भी आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो बहुत से कंट्रीज़ में आपको हमारे लिए स्वागतम स्वागतम या आपका स्वागत है या आइए पधारिए वैसे कुछ लिखे हुए आपको बोर्ड्स दिखेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी जगह पे शुरू हो रहे हैं, छोटे छोटे ये मतलब जो किस्सा आपने बोला अभी हिंदी में लिखा हुआ है, ये शायद से अपना राइन फॉल्स पे जो बोर्ड राइन लिखा हुआ फॉल्स है, पे है, और आपका आप माउंट इटलिस पे जाएंगे माउंट तो इटलिस वहाँ पे पर भी जाएंगे, वहाँ है। पे भी है, राइट। लेकिन आज उतना ही गर्व से मैं कहना चाहूँगा कि यूरोप का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यूंगफ्राउ, जो टॉप ऑफ यूरोप जिसे कहा जाता है, आज हमारे बॉलीवुड नाम से वहाँ पे इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है, लोगों को खाना खिला रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट राइट, ये बहुत बड़ी दैट्स अ वेरी उपलब्धि प्राउड है। मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटे से छोटा गांव, अगर आप जाएंगे ऑस्ट्रिया में, वियन्ना से साल्जबर्ग जाते हुए बीच में एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है मॉन्टसी विलेज, जो काफ़ी मशहूर है। साउंड ऑफ म्यूज़िक जो फिल्म थी उसके शूटिंग लोकेशन के तौर पर। जब पहली बार मैं वहाँ पर गया था तो एक छोटा सा सुपरमार्केट था वहाँ पर सिर्फ, और 3 साल बाद मैं फिर से वहाँ पर गया तो वहाँ पर शेरे पंजाब नाम से एक इंडियन रेस्टोरेंट बना हुआ था। वाह, तो इंडियन पीपल आर गेनिंग मोर एंड मोर पॉपुलैरिटी इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको हर जगह पे इंडियन टूरिस्ट दिखेंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हम लोग ग्रूम कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं। हमारे पास मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, बिल्कुल है, बट आज हम समझते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसको खर्च कैसे करना है। तो इसके लिए भी आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर भी जाएंगे आप बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट पाएंगे, और बहुत सारी कंट्रीज़, आज बहुत कंट्रीज़ में हमारे लिए वीज़ा फ्री हो रहा है, राइट, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, और उनके लिए बहुत सारी ऑफर्स दी जा रही है, वेलकम किया जा रहा है उन लोगों को। और हमारे लोग भी अभी काफ़ी ज़्यादा टेक्नो सेवी हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करने लगे हैं, अपने आप को पंक्चुअल करने लगे हैं, करेक्ट, थोड़ा पेशेंस लेवल हमारे लोगों का बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सुधार है हमारे टूरिस्ट में। जो मैं 10-15 साल पहले जो मैं देखता था उससे अगर आज मैं कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छा इमेज हमारे कंट्री का बना रहे हैं ऑल अराउंड वर्ल्ड, जो हमारे सभी इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है। गुड गुड गुड। सो दैट्स इट। सो आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। यस, बहुत अच्छा लगा सुबोध आपके साथ बात करते हुए, सेम ईयर मना। और आपके किस्से सुन के हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा जी, मैं शायद उम्मीद से करता उन्होंने हूँ एंजॉय कि किया रहेगा। हमारे ऑडियंस हमारे एपिसोड पसंद कर रहे हैं, और Sure, बहुत definitely. जल्दी हम लोग आएंगे और Yes, कुछ और बहुत कुछ मज़ेदार बातें लेते हुए उनके साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली। Thank you, सो thank थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।